नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्राकृतिक आपदाओं या नेचुरल डिसास्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं आपदा या डिसास्टर से। देखिए, आपदा उन अप्रत्याशित, दुष्प्रभावी, चरम घटनाओं या प्रकोपों को कहा जाता है जो प्रकृति जन्य या मानव जनित होते हैं, जिनके द्वारा मानव, जीव जंतु तथा पादप समुदाय को अपार क्षति होती है। अर्थात आपदाएं वे घटनाएं होती हैं जिनके बारे में जन सामान्य या जीव जंतुओं को कोई भी जानकारी नहीं होती है तथा जिनका बुरा प्रभाव या दुष्प्रभाव न केवल मनुष्य समाज बल्कि जीव जंतुओं एवं पादप समुदाय पर पड़ता है। आपदाओं के लिए कई प्राकृतिक कारण जिम्मेदार होते हैं, तो वहीं कई मानव जनित घटनाएं या मानवीय घटनाएं, मानवीय क्रियाकलाप भी आपदाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अब हम आपदा, चरम घटना एवं प्रकोप में अंतर समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम चरम घटना को, राइट। तो देखिए, प्रकृति जन या मानव जनित वे घटनाएं जो कभी कभार घटित होती हैं तथा जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज कर देती हैं। जैसे वृष्टि की घटना है, यदि वृष्टि ज़्यादा हो जाए तो वह बाढ़ का रूप ले लेती है, और यदि वृष्टि बहुत ही कम हो तो वह सूखे के रूप में परिघटित होती है, राइट। तो वे घटनाएं जो कभी कभार घटित होती हैं तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज कर मानव समाज पर संकट उत्पन्न करती हैं, उन घटनाओं को ही क्या कहा जाता है? चरम घटना कहा जाता है। चरम घटना का और अधिक भयावह रूप जो होता है वह प्रकोप कहलाता है। प्रकोप क्या होता है? देखिए, प्रकृति जन या मानव जनित वे चरम घटनाएं जिनके द्वारा या जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति को पार कर जाती हैं या सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती हैं, उन चरम घटनाओं को ही क्या कहा जाता है? प्रकोप कहा जाता है। तो चरम घटना में और प्रकोप में अंतर यह है कि जब प्रकोप किसी भी क्षेत्र विशेष में घटित होता है तो उस क्षेत्र का तंत्र, उस क्षेत्र के तंत्र की प्राकृतिक दृष्टि से जो सहन शक्ति होती है उसकी सीमा पार हो जाती है और उसका विपरीत प्रभाव उस तंत्र पर पड़ता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रकोप कहा जाता है। और प्रकोप अक्सर निर्जन क्षेत्रों में घटित होता है, या हम ये कहें कि जब निर्जन क्षेत्रों में चरम घटनाएं उत्पन्न होती हैं तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? प्रकोप कहा जाता है। तो वहीं जब यही चरम घटनाएं या यही प्रकोप जब मानव आवासीय क्षेत्रों में घटित होता है तो वही आपदा का रूप ले लेता है, राइट। तो सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकोप मानव आवासित क्षेत्रों में आता है तो वही आपदा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें बाढ़, राइट। तो किसी स्थान विशेष पर यदि नदी या किसी भी जल क्षेत्र के किनारों से अतिरिक्त अगर पानी होता है तो उसको ही बाढ़ कहा जाता है, और जब वही बाढ़ मानव आवासित क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह बाढ़ आपदा के रूप में परिघटित हो जाएगी, राइट। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसका भी उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर आप एक चीज याद रखें कि जो प्रकोप है, राइट, प्रकोप जब मानव आवासीय क्षेत्रों में घटित होते हैं तो उसको ही आपदा कहा जाता है, अर्थात सभी प्रकोप आपदा नहीं होते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर आपदा के प्रकार पढ़ते हैं, राइट। तो आपदाएं जिन कारणों से उत्पन्न होती हैं उन कारणों के आधार पर आपदा को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। दूसरा क्या हो जाएगा? मानवीय आपदा हो जाएगा। और दोनों में अंतर समझना बहुत ही सरल है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदाएं, राइट। तो मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तन जो कि प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं उन्हें ही प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। और प्राकृतिक आपदाएं बहुत तीव्रता से घटित होती हैं। ये इतनी तीव्रता से घटित होती हैं कि कई बार इस आपदा से निपटने में या इस आपदा को शमन करने का भी समय नहीं मिल पाता है। आपदा से न केवल जनधन की हानि होती है बल्कि इससे जीव जंतु एवं पादप समुदाय भी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। अब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह भी कई प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं को हम यहाँ पर कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं जलवायविक या वायुमंडलीय
वायुमंडलीय के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जलवायविक या वायुमंडलीय आपदाएं। इनमें चक्रवात आते हैं, बादल के फटने की घटना हो जाएगी, हिमस्खलन हो जाएगा, बवंडर या तूफान, फिर लू की स्थिति हो जाएगी, सूखा, ओलावृष्टि, शीतलहर और सुनामी। ये सभी प्राकृतिक घटनाएं वायुमंडलीय घटकों से संबंधित होती हैं। अगली प्राकृतिक आपदाएं स्थलीय या भूमि संबंधी प्राकृतिक आपदाएं। तो स्थलीय या भूमि संबंधी प्राकृतिक आपदाओं में भूस्खलन हो जाएगा या कीचड़ का क्या हो जाएगा, बहाव हो जाएगा। इसके साथ ही भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, राइट, मृदा अपरदन हो जाएगा। तो वही जलीय प्राकृतिक आपदाएं जिसमें बाढ़, ज्वार भाटा की स्थिति, राइट, महासागरीय धाराएं, सुनामी, हिमस्राव हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा जैविक आपदाएं। क्लियर? तो जैविक आपदाएं वे आपदाएं हैं जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक जो घटक हैं वह उत्तरदायी होते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण कई बार महामारियां बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना हो जाएगा, राइट। कोरोना की बीमारी से पूरी दुनिया बहुत ही अधिक परेशान हो चुकी है। तो महामारी हो जाएगी, विनाशकारी कीटों का आक्रमण हो जाएगा, साथ ही साथ बर्ड फ्लू है या इबोला है या कोरोना इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएंगी, जैविक आपदाएं हो जाएंगी। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानव जनित आपदाएं। तो ऐसी आपदाएं जिनके घटित होने के पीछे सीधे तौर पर मानवीय क्रियाकलाप या मानवीय गतिविधियां उत्तरदायी होती हैं, उनको ही मानव जनित आपदाएं कहा जाता है, राइट। और मानव जनित आपदाओं में सबसे प्रमुख क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। वर्तमान समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे वाहनों का उपयोग भी बढ़ रहा है, उद्योग धंधों की संख्या भी बढ़ रही है और इनसे निकलने वाले हानिकारक गैसों की वजह से ही ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना घटित हो रही है। तो वहीं भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित हो रही, तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा, भूमंडलीय तापन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। ये सभी मानव जनित आपदाएं होती हैं, राइट। मानव जनित आपदाओं को भी हम अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, राइट। तो मानव जनित या मानवीय गतिविधियों के कारण भौतिक आपदाएं, राइट। और इन भौतिक आपदाओं में क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, राइट। मानवीय जब ह्यूमन हैबिटेशन, राइट, या फिर ऐसी जहां पर घर बनाने की वजह से, सड़कों के निर्माण से या डैम के निर्माण से भी कई बार भूकंप घटित होता है, राइट। तो मानवीय गतिविधियों से भूकंप का आना, भूस्खलन होना, मृदा अपरदन होना, ये सभी मानव जनित भौतिक आपदाएं हो जाएंगी। तो वहीं रासायनिक आपदाएं बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान है, राइट। जैसी विषैली गैसों का रिसाव हो जाएगा, जैसे भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, राइट। फिर नाभिकीय विस्फोट होना, इसके साथ ही जैविक आपदाएं जिसमें जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, कुपोषण, महामारी, जंतु एवं पादप रोग, ये सभी जैविक आपदाएं हो जाएंगे। अब हमारे सिलेबस में प्राकृतिक आपदाएं मुख्य रूप से मेंशन है, इसलिए जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में रूप में, उनको हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझेंगे, राइट। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, राइट, इनमें से अधिकांश आपदाओं को आप भूगोल में पढ़ेंगे, राइट। और प्रशांत पटेल सर ने भी आपको भूगोल में इन आपदाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ पर हम फैक्चुअल जानकारी पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि इन आपदाओं से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के रूप में वो आपसे बनने ही चाहिए। इसीलिए तैयार हो जाइए। अब हम जो मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, भूकंप या अर्थक्वेक। क्या होता है, तो देखिए भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। और भूकंप का कारण क्या होता है, कि जो चट्टानें होती हैं, राइट, चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम ही भूकंप होता है, राइट। और भूकंप के रूप में आपको यहाँ पर जो फोकस है और एपी सेंटर हो जाएगा, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, फोकस। ये कई बार प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में पूछा गया है, अदर स्टेट्स में पूछा गया है। तो भूकंप मूल क्या होता है, देखिए जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको ही क्या कहा जाता है, भूकंप
मूल कहा जाता है, राइट। तो कुल मिलाकर जब दो चट्टानें, या हम कह सकते हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटें, राइट, तो जब भी दो चट्टानें या दो प्लेटें आपस में समायोजित होती हैं, राइट, या उनके बीच में भ्रंशन की अभिक्रिया होती है, राइट, तो उसके परिणाम स्वरूप ही जब भूपृष्ठ पर कंपन होता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जहां पर भी, राइट, जहां पर भी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जैसे ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखें ये हो जाएगा भूपृष्ठ हो जाएगा। अब भूपृष्ठ में कंपन भूपृष्ठ पर होता है, परंतु जो भूकंपीय तरंगें हैं वो कहां से उत्पन्न हो रही हैं, यहां से उत्पन्न हो रही। तो जो एस तरंगें हैं, पी तरंगें हैं या एल वेव्स हैं वो यहां से उत्पन्न होती हैं। तो जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको ही फोकस या भूकंप मूल कहा जाता है, राइट। अब दूसरा हो जाएगा भूकंप केंद्र या एपिसेंटर, राइट। तो भूपृष्ठ पर वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसको ही क्या कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है, राइट। जैसे यहां से भूकंपीय तरंगें यदि उत्पन्न हो रही हैं तो ये हो जाएगा फोकस, और यहां से यदि इस क्षेत्र में जो है भूकंपीय तरंगें सबसे शुरू में पहुंचेंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, एपिसेंटर हो जाएगा, राइट। तो जहां पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले होता है उसको ही भूकंप केंद्र कहते हैं। अब हम भूकंप के कारणों को समझते हैं, राइट। तो भूकंप के कारण प्रकृति जनित भी हो सकते हैं और मानव जनित भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रकृति जन्य कारणों को समझते हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रिया। तो जब कभी भी ज्वालामुखी की क्रिया होती है उसकी वजह से भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जब कभी भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर होती हैं, इस स्थिति में भी भूकंप की जो घटनाएं घटित होती है, या फिर प्लेटों के बीच में संतुलन स्थापना की प्रक्रिया संपन्न हो रही हो, या फिर प्लेटों में जब दो प्लेटें आपस में बहुत तेजी से एक दूसरे के पास आएंगी तो उससे वलन या भ्रंशन की घटना होगी, उससे भूकंप आता है। साथ ही साथ भूगर्भीय गैसों के फैलाव की वजह से भी भूकंप की घटना घटित होती है, राइट। मानवीय कारण क्या होते हैं, देखिए मानवीय कारण जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जहां की प्लेटें अस्थिर होती हैं या स्थायी नहीं होती हैं, राइट, तो जहां की प्लेटें अस्थिर होती हैं उन क्षेत्रों में यदि सड़कों का या बड़े बड़े बांधों का या फिर डैम का निर्माण किया जाए तो उससे भूकंप की घटना घटित होती है, या फिर परमाणु परीक्षण किया जाए, राइट। और ये तो अनिवार्य है, जब कभी भी परमाणु परीक्षण किया जाता है तो वहां पर आसपास के क्षेत्रों में भूकंप घटित होता है, राइट, और अनियंत्रित क्या हो जाएगा, खनन हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, मानवीय घटनाएं हो जाएंगी। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो अक्रिय गैसें हैं या नोवल गैसें हैं उनमें से रेडान एक ऐसी गैस है जो कि प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं होती है, परंतु जैसे ही भूकंप आता है, भूकंप आने से पहले रेडान गैस की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात रेडान गैस की बढ़ोतरी होना यह भूकंप का संकेत होती है। अब परीक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पर भारत में भूकंप के क्षेत्रों को समझते हैं, राइट। तो भारत में जहां जहां पर भी भूकंप आते हैं उन सभी स्थानों को हम मुख्य रूप से इन तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा, गंगा सिंधु का क्षेत्र हो जाएगा और प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। और इन तीनों जगहों पर भूकंप आने का कारण भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं उसका कारण क्या है, भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराना, राइट। और जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही है और इसी वजह से दोनों प्लेटों में जो बलन पड़े हैं उसी से हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट आपस में टकरा रही हैं, उस स्थिति की वजह से हिमालयी क्षेत्र में अक्सर भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा हो जाएगा गंगा सिंधु क्षेत्र हो जाएगा, यहां पर भूकंप के घटित होने की घटना दूसरी है। यहां पर चट्टानों का असंतुलन है जिस वजह से गंगा सिंधु का जो क्षेत्र है उसमें भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं, परंतु यहां पर न्यूनतम जो है भूकंप
आते हैं। फिर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। यहां पर भ्रंशों के, भूगर्भ में भ्रंशों के कारण भूकंप आते हैं, राइट। अब भारत का जो क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र को भूकंप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो जो नवीन वर्गीकरण है उसको हम समझते हैं, यहां से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, राइट। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने, राइट, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत के 54% क्षेत्र को भूकंप के अंतर्गत माना है। तो पहला एमसीक्यूज यहीं पर आपको आ सकता है, राइट। तो ये जो डाटा है कहीं पर ये 55% भी मिलता है, 56% भी मिलता है, राइट। तो आप ऑन एवरेज 55 या 54% मान के चले। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के 54% क्षेत्र को भूकंप प्रवण क्षेत्र में माना है। साथ ही साथ भारतीय मानक ब्यूरो ने 5 के स्थान पर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया है। तो ये 2 चीजें याद रखेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार देश का 54% क्षेत्र भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भारतीय मानक ब्यूरो ने 5 के स्थान पर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। इसके साथ ही ये जो वर्गीकरण है मॉडिफाइड इंटेंसिटी स्केल पर आधारित है, राइट। इसके साथ ही इस स्केल का जो आधार है वो भूकंप की वजह से पृथ्वी की सतह पर होने वाले असर को माना गया है। अब भारत में ये जो 4 क्षेत्र हैं इनको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रफल कितना है और तीव्रता कितनी है उसको आप यहाँ पर समझना। तो यहाँ से कई प्रकार के एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि जून सेकंड में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन में आ सकते हैं कम तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र, राइट, अत्यधिक तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र या मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोन 2 की। तो जैसे जैसे जोन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी, राइट। तो जोन 2 में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जहां पर भूकंप की तीव्रता कम होती है और 6 या उससे कम होती है और इसमें देश का 46% हिस्सा या देश के कुल क्षेत्रफल का 43% हिस्सा इसमें सम्मिलित होता है। साथ ही साथ अगला हो जाएगा जोन 3, राइट। जोन 3 में मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्रों को रखा जाता है, राइट, और इसकी तीव्रता कितनी होती है, 7 होती है और इसमें भारत के कई क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, राइट। और जोन 3 में भारत के कुल क्षेत्रफल के 27% क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। तीसरा हो जाएगा जोन 4, राइट, और जोन 4 अति तीव्रता वाला क्षेत्र है, राइट। तो जोन 4 में अति भूकंप तीव्रता वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है और यहाँ पर जो तीव्रता है वो 8 होती है। यहाँ से आप ये क्षेत्र भी याद रखें, राइट। तो अत्यधिक तीव्रता वाले क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो जाएंगे, सिक्किम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र अर्थात जो हिमालय को टच करता है, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र, राइट, राजस्थान का पश्चिमी भाग हो जाएगा, दिल्ली, यमुना, पूर्वी दिल्ली, राइट, शाहदरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और गुड़गांव, राइट। और जोन 4 में देश के कुल क्षेत्रफल का 18% क्षेत्र सम्मिलित होता है। फिर अगला आ जाएगा जोन 5, राइट। तो जोन 5 जो है अत्यधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है, राइट। तो जोन 2 में कम तीव्रता वाले, जोन 3 में मध्यम तीव्रता वाले, जोन 4 में अति तीव्रता वाले और जोन 5 में अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्रों को रखा जाता है। और इसमें औसत रूप से जहां पर 9 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और जोन 5 में कुल क्षेत्र का 12% क्षेत्र क्या होता है, सम्मिलित होता है। इसको आप इस मैप से भी याद रख सकते हैं, राइट। तो जो जोन 5 है, राइट, जोन 5 है जहां की तीव्रता 9 या उससे अधिक होती है, राइट। तो जोन 5 की तीव्रता 9 या उससे अधिक होती है। इसमें ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा, राइट, ये पूर्वी पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ का कुछ क्षेत्र हो जाएगा ये। तो ये जो है जोन 5 का क्या हो जाएगा, राइट। तो ये जो
क्षेत्र है ये जोन 5 में सम्मिलित हो जाएगा। फिर जोन 4 जिसमें अति तीव्रता वाला क्षेत्र आता है, तो ये पूरा का पूरा हिमालयन क्षेत्र आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और जोन 3 राइट, जहाँ की तीव्रता 7 होती है उसमें आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाएगा। और जोन 2 में ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है सम्मिलित हो जाएगा। क्लियर। अब भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब कभी भी भूकंप की घटना घटित होती है तो उससे पर्यावरण में कई तरीके के परिवर्तन आते हैं। राइट, भूकंप से धरातल पर दरारें भी पड़ जाती हैं, जिससे बिजली या संचार के जितने भी साधन होते हैं वो बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ जो गांव हैं वो कई बार बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। फिर जो चट्टानी मलबा है वह भी नीचे आ जाता है। साथ ही साथ अफवाह तंत्र भी इससे प्रभावित होता है। क्लियर। अब अगला हो जाएगा सुनामी। तो देखिए, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती समुद्री लहरें। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती समुद्री लहरें। सुनामी आती क्यों है? देखिए, जब कभी भी किसी वाटर बॉडी में या महासागर में जब कभी भी भूकंप आता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है, उस वजह से सुनामी जो है उत्पन्न होती है। तो सुनामी वस्तुतः बहुत लंबी या कंपन करने वाली समुद्री लहरें होती हैं, और जब यह आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो उसको ही सुनामी की आपदा कहा जाता है। सुनामी के कारण क्या होते हैं? यदि जल क्षेत्र में भूकंप की घटना घटित होती है या समुद्री किनारे या समुद्र तल के आसपास का क्षेत्र नीचे धंस जाए, या फिर समुद्री क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो, या फिर कोई उल्का पिंड किसी महासागर में जाकर गिर जाए तो उससे भी लहरें उठेंगी। राइट, इसके साथ ही तीव्र चक्रवातों के कारण भी जो है सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी के प्रभाव क्या होते हैं? आप सबको पता है कि तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, राइट, तो तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक तबाही होती है, संपत्ति, जन धन की, जीव जंतुओं की जो है नुकसान होता है। और इसके साथ ही तटीय क्षेत्र जो कि टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध होते हैं तो उससे टूरिज्म प्रभावित होता है। जो बंदरगाह होते हैं वह भी तबाह हो जाते हैं। और जब भी सुनामी आती है तो बड़ी संख्या में लोगों को दूसरी जगह पर पुनर्वास के लिए रखा जाता है, जिससे भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। अब सुनामी को कैसे रोका जा सकता है, इस बात पर हम ध्यान दें। राइट, तो देखिए, सुनामी जब कभी भी आती है तो उसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि जो तटीय क्षेत्र हैं उनको विस्थापित कर दिया जाए। जो जितने भी लोग प्रभावित हो सकते हैं उनको यदि हम दूसरी जगह पर विस्थापित कर दें तो उससे जन धन की हानि को रोका जा सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? चेतावनी। यदि हमें पहले से ही अनुमान हो जाए कि इस क्षेत्र में इतने पैमाने पर जो है सुनामी आ सकती है तो हम वहाँ पर जो है बचाव कार्य जो भी कार्य हैं वो हम प्रशासनिक रूप से कर सकते हैं। राइट, और इसके लिए भारत ने सुनामी चेतावनी को विकसित किया है। राइट, अक्टूबर 2007 से, ध्यान रखें आप कब से, अक्टूबर 2007 से ही भारत ने हिंद महासागर में सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली को प्रारंभ कर दिया है। और भारत के हिंद महासागर में स्थित यह सुनामी प्रणाली कुछ ही समय में सुनामी की सटीक जानकारी दे सकती है, जिसका नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। तो इस जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है यह हैदराबाद में स्थित है। राइट, और यह हिंद महासागर में आने वाली जो सुनामी है उसकी चेतावनी देने में सक्षम है। साथ ही साथ इस सुनामी मॉडल के आधार पर सुनामी को रोकने के लिए एक और कदम उठाया जा सकता है, वह है तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना। और इसके लिए मैंग्रोव वन को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि मैंग्रोव वन की जो जड़ें होती है वो मजबूत होती हैं, अर्थात सुनामी से सुरक्षा के लिए मैंग्रोव जो वन है वो अधिक कारगर सिद्ध होते हैं। फिर अगला हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक इरप्शन। सबसे पहले ज्वालामुखी क्या होता है? तो देखिए, भूपटल पर, राइट, भूपटल पर वह छिद्र जिससे कि तप्त गैस, लावा, राख या फिर जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है या निकलती है, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी से तप्त गैसों का,
राइट, लावा का या फिर धूल का निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। राइट, ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। अब ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित हम कुछ शब्दों को यहां पर समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा क्रेटर। राइट, तो क्रेटर क्या होता है? देखिए, ज्वालामुखी भूपटल पर एक छिद्र होता है और भूपटल पर जो छिद्र होता है वो अक्सर कैसा होता है, कीपनुमा होता है या किसी पर्वताकार रूप में ये इस तरीके से होता है। राइट, तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपर कीपनुमा आकृति जिससे ज्वालामुखी का क्या होता है, उद्गार होता है, उस मुंह को ही क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपर कीपनुमा आकृति जिससे ज्वालामुखी लावा, गैसों का, राइट, या धूल का उद्गार होता है उसको ही क्रेटर कहते हैं। राइट, इसके साथ ही अब जैसे हमने मान लेते कि यहां से यदि उद्गार हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेटर हो जाएगा। अब यहां से एक बार उद्गार होने के पश्चात यदि लंबे समय पश्चात यहाँ पर बारिश का पानी क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। राइट, इकट्ठा हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो छिद्र है ये झील के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और उसको ही क्या कहा जाएगा, क्रेटर झील कहा जाएगा। जिसका उदाहरण क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार जो झील है उसको क्रेटर झील का स्वरूप माना जाता है। राइट, अब समझते हैं हम यहाँ पर कॉल्डेरा। राइट, तो जब कभी भी जो ज्वालामुखी का क्रेटर होता है उसका क्या हो जाए, विस्तार हो जाए। राइट, यदि क्रेटर में धसाव हो जाए या विस्फोट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। तो जब क्रेटर में विस्तार हो जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, कॉल्डेरा कहा जाता है। और विश्व का सबसे प्रसिद्ध कॉल्डेरा कौन सा हो जाएगा, जापान का आसो नामक कॉल्डेरा जो कि विश्व प्रसिद्ध कॉल्डेरा है। साथ ही साथ अमेरिका में भी कई कॉल्डेरा हैं। फिर अगला हो जाएगा धुआंरे हो जाएंगे। तो ज्वालामुखी का ऐसा क्षेत्र जिसके सहारे गैस या जलवाष्प निकला करती है उसको ही क्या कहा जाता है, धुआंरे कहा जाता है। राइट, जैसे ये यहाँ पर क्रेटर हो जाएगा, परंतु हो सकता है कि इसके अन्य क्षेत्रों से यहाँ से गैसों का निकास भी हो तो उसको ही क्या कहा जाता है, धुआंरा कहा जाता है। उदाहरण के लिए अलास्का के कटमाई में 10,000 धुआंरे वाली क्या है, घाटी है। अब ज्वालामुखी, जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से कई बार तप्त गैसें निकलती हैं। राइट, गर्म लावा निकलता है जिसकी वजह से कई बार जंगलों में आग लग जाती है। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में लावा प्रवेश करता है वहां पर मानवीय जो संरचनाएं होती हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कृषि के क्षेत्र क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही साथ ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं उससे वायु प्रदूषण होता है और अम्लीय वर्षा के लिए भी यह उत्तरदायी होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी उत्तरदायी होता है। यदि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की घटना भी हो सकती है। राइट, यदि ज्वालामुखी उद्गार समुद्री क्षेत्र में हो रहा है तो उससे सुनामी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राइट, इत्यादि की जो घटनाएं हैं यह भी इनके लिए भी ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरदायी होता है। इसके साथ इससे जन धन की अपार क्षति भी होती है। अगला हो जाएगा चक्रवात। राइट, देखिए, चक्रवात एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जब किसी क्षेत्र विशेष में कम वायुदाब, राइट, केंद्र में कम वायुदाब की स्थिति हो जाए और उसके बाहर अधिक वायुदाब की स्थिति हो जाए। अब आपको पता है कि जो पवने वो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। राइट, तो वह स्थिति जब केंद्र में निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो और आसपास उच्च वायुदाब हो तो इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए बहुत तेजी से जो है पवनें क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं और इस तरीके से जो घटना घटित होती है उसको ही क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। क्लियर। अब परीक्षा में यहाँ पर चक्रवात की जो स्थिति है वह भी पूछी जा सकती है। राइट, तो चक्रवात की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखें, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत होती है। राइट, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की जो दिशा होती है
वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुई की दिशा में या क्लॉकवाइज होती है। और जो चक्रवात होता है वह अंडाकार वी आकार का होता है। क्लियर? अब देखिए चक्रवात के क्या प्रभाव होते हैं। जब कभी भी चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है और जैसे ही इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। चक्रवात के घटित होने के पीछे कई कारण होते हैं और उनको हम यहाँ पर कम समय में नहीं समझ सकते हैं। भूगोल में आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, राइट। तो चक्रवात के कारणों को छोड़कर अब हम यहाँ पर चक्रवात के प्रभाव पढ़ते हैं, राइट। तो चक्रवात के प्रभाव क्या होते हैं? जब कभी भी चक्रवात तटीय क्षेत्रों से टकराता है तो उसको तटीय क्षेत्रों की जो बस्तियां हैं या बंदरगाह हैं उनका बहुत बुरी तरीके से क्या होता है, विनाश हो जाता है। साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों की जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि चक्रवात जब कभी तटीय क्षेत्रों से टकराता है तो बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेजी से जो है पवनें चलती हैं, राइट। इसके साथ ही बहुत तेज जब बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जीव जंतु प्रभावित होते हैं, राइट। साथ ही साथ इससे सामाजिक आर्थिक जो क्रियाशीलता वह भी क्या होती है, प्रभावित होती है। अब चक्रवात का प्रबंधन कैसे किया जाता है, राइट। तो सुनामी एवं चक्रवात के लिए सबसे अच्छा जो प्रबंधन का तरीका है वो है इनकी अग्रिम जानकारी, राइट। यदि सुनामी या चक्रवात कब आ रहा है, कितने तारीख को किस तट से टकराएगा, उसकी यदि हमारे पास में सटीक जानकारी हो तो हम जो है जन धन की हानि को रोक सकते हैं। तो भारत में चक्रवात के पूर्वानुमान के लिए प्रणाली विकसित की गई है और भारत में चक्रवात का पूर्वानुमान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राइट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के द्वारा किया जाता है, राइट। तो चक्रवात का पूर्वानुमान भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी भारत में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना लागू की जा रही है, राइट। तो जो राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना है इसको गृह मंत्रालय के अधीन लागू किया जा रहा है और इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा संबंधित राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के समन्वय से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न आ सकता है, इस परियोजना में भारत के चक्रवात प्रभावित राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, उच्च वेद्यता की श्रेणी हो जाएगी जहां पर अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राइट, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ये उच्च वेद्यता की श्रेणी में आते हैं। यहाँ से MCQs बन सकता है। और निम्न वेद्यता की श्रेणी में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीप, अंडमान एवं निकोबार इत्यादि। क्लियर? अब हम समझते हैं भूस्खलन या लैंडस्लाइड्स। तो भूस्खलन क्या होते हैं? देखिए, भूस्खलन वह वैज्ञानिक घटना होती है जिसमें आधारहीन भूमि की चट्टान या फिर मिट्टी या वनस्पतियां पहाड़ी ढलानों से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकने लगती हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है, राइट। और यह घटना भारी वर्षा की वजह से, बाढ़ की वजह से या भूकंप की वजह से घटित होती है, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं वह भूवैज्ञानिक घटना जिसके अंतर्गत भारी वर्षा, बाढ़ या भूकंप के कारण जो आधारहीन चट्टानें हैं या फिर मिट्टी है, वनस्पतियां हैं, वह पहाड़ी ढलानों से गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने स्थान से खिसककर नीचे आ जाती हैं, इसको ही क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है। और भूस्खलन में क्या प्रभाव होते हैं? देखिए, क्या होता है कि अक्सर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर सड़कें पहाड़ियों को काटकर बनाई जाती है और जब कभी भी भूस्खलन होता है तो उससे कई बार बड़ी बड़ी जो है दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, राइट। इसके साथ ही भूस्खलन से जो जितनी भी आवासीय संरचनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, राइट। इसके अतिरिक्त चाहे सड़कें हों, रेल मार्ग हो, सड़कें, रेल मार्ग जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं वो भूस्खलन से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मानवीय आवास
यह संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि भी नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो जल स्रोत होते हैं उसके बंध टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति भी जन्म लेती है। राइट, जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई थी, राइट, वो इसी वजह से हुई थी। क्लियर। अब भारत में जो भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है ये आपको याद रखना है। राइट, यहाँ से जो है फैक्चुअल जानकारी MCQs के रूप में पूछी जा सकती है। तो भारत में अत्यधिक संवेद्यता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको हम यहाँ पर समझते हैं। राइट, तो जो अत्यधिक संवेद्यता वाले क्षेत्र हैं जो कि लैंडस्लाइड्स के लिए, उनके जो हैं एग्जाम में MCQ में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो जो लैंडस्लाइड की घटना है उसके लिए जो मैक्सिमम प्रोन एरिया उसमें क्या हो जाएगी, हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। तो हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नीलगिरी के अत्यधिक वर्षा एवं तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्यों के अत्यधिक मानवीय क्रियाकलाप वाले क्षेत्र। राइट, तो ये जो इतने क्षेत्र हो जाएंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों के अत्यधिक मानवीय क्रियाकलाप वाले क्षेत्र, ये जो सभी क्षेत्र हैं ये अत्यधिक भूस्खलन संवेद्यता वाले क्षेत्र हैं। फिर अधिक संवेद्यता वाले क्षेत्रों में हो जाएगा हिमालय के समीप के राज्य और असम को छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्य, ये जो है अधिक संवेद्यता वाले क्षेत्र हैं। मध्यम या कम संवेद्यता वाले क्षेत्रों में लद्दाख एवं लाहौल स्पीति के कम वर्षा वाले क्षेत्र हो जाएंगे। अरावली की पहाड़ियाँ, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र, दक्कन का पठार और अन्य क्षेत्र जहां पर भूस्खलन की घटनाएं घटित हो सकती हैं वे हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारतीय राज्यों के जो तटीय क्षेत्र हैं वो हो जाएंगे। अब समझते हैं हम यहाँ पर हिमस्खलन। राइट, तो हिमस्खलन क्या होता है, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं और जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां पर हिमस्खलन की घटना घटित होती है। राइट, तो जहां पर बर्फ जमा होती है, राइट, तो ऊंचे पर्वतीय भागों में जहां पर बर्फ जमा होती है वहां पर अत्यधिक तीव्रता ढाल के कारण बर्फ या हिम का तीव्र गति से गिरना ही क्या कहलाता है, हिमस्खलन कहलाता है। राइट, तो बर्फीले क्षेत्रों में जो तीव्र ढाल है, तीव्र ढालों से बर्फ का अत्यधिक तेजी से गिरना क्या कहलाता है, हिमस्खलन कहलाता है। हिमस्खलन के जो क्षेत्र हैं उनको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। राइट, रेड जोन हो जाएगा, ब्लू जोन हो जाएगा और येलो जोन हो जाएगा। तो यहाँ से भी MCQs बन सकते हैं कि हिमस्खलन के रेड जोन में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, ब्लू जोन में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं और येलो जोन में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो हिमस्खलन के लिए रेड जोन में वे क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जहां पर अत्यधिक खतरा होता है। राइट, ब्लू जोन जहां पर आपात की स्थिति में सुरक्षात्मक जो है उपाय किए जा सकते हैं और येलो जोन में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां हिमस्खलन विरल अवस्था में होता है। तो जहां पर विरल अवस्था में होता है वो येलो जोन में आता है। राइट, जहां पर आपात की स्थिति में कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं वो ब्लू जोन में आता है और जहां पर अत्यधिक खतरा होता है वो रेड जोन में आता है। राइट, अब भारत की चर्चा करें तो भारत में जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में ही जो है हिमस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं। वहीं उच्च अक्षांश पर स्थित देश जैसे अमेरिका हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, राइट, जो उच्च अक्षांशों पर है वहां पर हिमस्खलन की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं और भारत में जम्मू कश्मीर और भारत के जो उच्च अक्षांशों पर जो क्षेत्र स्थित हैं वहां पर हिमस्खलन की घटनाएं जो है दृष्टिगोचर होती हैं। तो समझते हैं बाढ़ को। देखिए, जब नदियों का जल अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर बहने लगता है तो उसे ही बाढ़ कहा जाता है। राइट, और बाढ़ का कारण क्या होता है, जब कभी भी अति जल वर्षा होती है तो उस स्थिति के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं और यहाँ से भी MCQs बन सकते हैं। तो भारत में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनको मुख्य रूप से 3 में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हो जाएगा निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी हो जाएगी। राइट, उसके बाद में महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी का डेल्टा हो जाएगा और तीसरे में हो जाएगा अन्य क्षेत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी के बारे में समझते हैं।
राइट। तो जो निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी है यह भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। इसका कारण क्या है कि इस गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में वो नदियां बहती हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से उद्गमित होते हैं, और जब कभी पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है तो उससे मैदानी भागों में जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसमें बिहार, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसका कारण क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो जाएगी, या विशाल जलग्रहण क्षेत्र का हो जाएगा, या फिर नदियों में गाद जमा हो जाएगा। जब नदियों में गाद जमा होती है तो जल के निकास की जो स्थिति होती है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन होना, राइट, और भूमिगत जल स्तर का ऊंचा होना, ये सभी जो है बाढ़ के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वहीं महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी डेल्टा में जो बाढ़ का कारण होता है वो होता है निम्न भूमि एवं मंद ढाल का होना। और मंद ढाल होता है तो इस वजह से पानी तेजी से बहकर समुद्रों में नहीं पहुंच पाता है और वह आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। तो वहीं चक्रवाती वर्षा भी हो जाएगी, साथ ही साथ सागरीय जल का तटीय भागों में प्रवेश करना, ये बाढ़ के कारण होते हैं। अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, राइट। अब बाढ़ का क्या प्रभाव होता है उसको समझते हैं, राइट। जिन क्षेत्रों में भी बाढ़ आती है वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ पानी भी प्रदूषित हो जाता है, जिस वजह से खाद्यान्न एवं पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। साथ ही साथ कच्चे माल की कमी हो जाती है, राइट। खाद्यान्नों में गिरावट आ जाती है, क्योंकि फसलें जो है कई बार पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं तो कई बार उनकी पैदावार भी कम हो जाती है। साथ ही साथ अधिक बाढ़ की स्थिति में जो भी आवासीय संरचनाएं हैं या पुल है, सड़क है, रेल मार्ग है, इनकी भी क्षति होती है। साथ ही साथ बाढ़ होने पर जनसंख्या का भी विस्थापन होता है। तो ये सभी बाढ़ के कारण हैं। अगला हो जाएगा सूखा, राइट। सूखा एक ऐसा प्राकृतिक संकट होता है जब एक मौसम या उससे भी अधिक समय तक सामान्य से कम वर्षा होती है तो वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। या हम कह सकते हैं कि जब एक मौसम या उससे भी अधिक समय तक सामान्य वर्षा ना होने का परिणाम ही क्या होता है, सूखा होता है। और भारत में 77 ऐसे जिले हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों को सूखे क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, राइट। अब भारत में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, राइट। तो भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात के कई जिले सूखे से प्रभावित होते हैं। सूखे का क्या प्रभाव होता है, तो जब कभी भी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे उन क्षेत्रों के जलाशय सूख जाते हैं, जिससे पालतू पशु एवं अन्य प्राणी क्या होती है, बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है, जिसकी वजह से मानव एवं पशुओं के लिए भोज्य पदार्थों की कमी आ जाती है। साथ ही साथ जल क्षेत्रों के सूख जाने से पेयजल की भी कमी आती है। साथ ही साथ फसलों में कई प्रकार के रोग फैलने लगते हैं और मत्स्य उत्पादन में भी कमी आती है, राइट। तो इस तरीके से इन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से बड़े पैमाने पर जन धन का नुकसान होता है, जीव जंतुओं एवं पादप समुदाय भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। इसके साथ ही साथ इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से विस्थापन में एक बड़ी समस्या है, राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2014 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में भूकंप और जलवायु परिवर्तन के कारण, राइट, भूकंप और जलवायु परिवर्तन के कारण आई जो आपदाएं हैं उनसे 2.2 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं, जो कि वर्ष 2012 में अन्य कारणों की वजह से विस्थापित हुए लोगों की संख्या से क्या है, 3 गुना है, राइट। तो 2012 में संघर्षों के कारण या कई अन्य कारणों के कारण जितने लोग
विस्थापित हुए थे उससे 3 गुना अर्थात 2.2 करोड़ जो लोग हैं वो भूकंप और जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं हैं उनके कारण क्या हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। और 2.2 करोड़ ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, राइट। और जब कभी भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होते हैं तो उनके लिए आवास की उपलब्धता, राइट, उनके लिए दवाइयाँ, राइट, खाद्य सामग्री पहुंचाने की एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज उभर कर आता है, राइट। इसके साथ ही भारत में वर्ष 2008 से 13 के बीच में कुल 2.16 करोड़ जो लोग हैं विस्थापित हुए हैं, जो कि चीन के बाद में क्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकता है, चीन के बाद में सबसे अधिक जो विस्थापन है वो भारत में ही होता है, राइट। तो इसके साथ ही हम प्राकृतिक आपदाओं को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।